नमस्ते बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पद परिचय, जो कि इससे पहले वीडियो में काफ़ी हद तक जान चुके हैं कि पद और शब्द में क्या अंतर होता है, पदों का परिचय किस किस आधार पर होता है। तो अभी तक हमने जाना था कि पदों का परिचय 5 आधारों पर होता है: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण एवं अव्ययपद। इनमें से पूर्व वीडियो में हमने संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के आधार पर पदों के परिचय करने की विधि को जाना और समझा कि किस प्रकार अगर वाक्य में किसी ऐसे पद का परिचय मांगा जाता है जो कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण हो, तो उनको किस किस आधार पर परिचित करेंगे। उनमें से सब में मुख्य था कि विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम के भेदों के साथ साथ हमें ये देखना होगा कि इसका लिंग, वचन और काल क्या है। और आज हम देखेंगे क्रियापदों का परिचय कैसे होता है। क्रिया का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए: कर्म के आधार पर उनके भेद, अकर्मक है या सकर्मक, हमने वाच्य में पढ़ा था अकर्मक और सकर्मक क्रिया। इसके अलावा लिंग कौन सा है उनका, वचन कौन सा है, धातु कौन सी है, काल कौन सा है। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जब भी क्रिया होगी तो काल होगा, या तो किया था आएगा या किया है आएगा। तो अब तक हमने काल नहीं देखा था। और कर्ता का संकेत, कर्ता कौन सी क्रिया कर रहा है या फिर क्रिया का कर्ता कौन है। जैसे मैं खा रही हूँ, यहाँ पर खा रही हूँ मैं इस क्रिया कर्ता की क्रिया है। इस प्रकार से अभी हम आगे उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे और ऐसे ही वचन देखेंगे, धातु देखेंगे जो मूल धातु होती है, जैसे जाना, पढ़ना, लिखना, जो मुख्य क्रियाएं हैं उनको हम धातु कहते हैं। तो अभी हम उदाहरण देखते हैं। पूनम निबंध लिखती है, यहाँ पर जो हरे रंग से लिखा हुआ है लिखती है, इस शब्द का पद परिचय देना है, पद का परिचय देना है। तो लिखती है, सबसे पहले हमें पता है लिखने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, अर्थात ये सकर्मक क्रिया है। अब लिखती है, ती है तो स्त्रीलिंग है, ता है तो पुल्लिंग है, एक ही है इसीलिए एक वचन है। धातु कौन सी हो गई, लिख धातु हो गई। लिखती है वर्तमान काल में आता है और इस क्रिया की कर्ता कौन है, पूनम है। जी हाँ, है ना कितना सरल। अगले उदाहरण को देखते हैं। बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं इस पद का परिचय देना है। और ध्यान रखें अभी हम क्रियापदों का परिचय दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जाना, जा रहा है, हमें क्लियर पता चल रहा है जा रहे हैं, तो ये अकर्मक क्रिया है। जाते हैं, बच्चे जा रहे हैं, इसलिए पुल्लिंग है, या फिर उभयलिंग भी हो सकता है। अब उसमें बच्चियां भी हो सकती हैं, बट बच्चे हैं। जाती हैं होता अगर बच्चियां होती तो ये पुल्लिंग है, नो डाउट। जाते हैं, बहुत सारे हैं, बच्चे हैं, तो बहुवचन है। धातु जा है, वर्तमान काल है और इस क्रिया का कर्ता कौन है, बच्चे। तो इस प्रकार इन 2 उदाहरणों में हमने जाना कि किस प्रकार हम अगर क्रियापदों का परिचय देना होगा तो उसमें सबसे पहले हमें आंख बंद करके ये देखना है कि अकर्मक है या सकर्मक। एक और उदाहरण से देखते हैं। अगला उदाहरण है, रोहित सो रहा है। अब सोना, सोना एक ऐसी क्रिया है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ सो रहा है। सोना मतलब अंडरस्टूड है कि सो रहा है। तो अकर्मक क्रिया है, एक है तो एक वचन है, पुल्लिंग है, वर्तमान काल की क्रिया है और कर्तृवाच्य है। रोहित इसका कर्ता है। हम लिख सकते हैं कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य, इस प्रकार भी इसको इंगित कर सकते हैं, वो हमने सीख लिया। रोहित के द्वारा सोया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होता, भाववाच्य होता। तो इस प्रकार क्रियाओं का परिचय देंगे। अब है अव्यय। अब अव्यय पदों के बहुत सारे भेद हैं, तो उनमें से सबसे पहला भेद जो है क्रिया विशेषण, क्योंकि अव्यय पद जो होते हैं, अव्यय का मतलब है जो कभी भी परिवर्तित न होते हों, काल, वचन, लिंग के अनुसार जिनमें परिवर्तन ना आता हो। तो क्रिया विशेषण क्यों है अव्यय, क्योंकि अगर मैं किसी क्रिया की विशेषता बता रही हूँ तो मैं किस बात से बताऊँगी कि मैं बहुत सुंदर गाती हूँ। अब गाती हूँ क्रिया थी, इसकी विशेषता था बहुत सुंदर। अभी जो बहुत सुंदर है ये मैं गाती हूँ तो भी यही है, और अगर मैं कहूँगी वे बहुत सुंदर गाते हैं तो भी बहुत सुंदर ही था। बहुत सुंदर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि कर्ता बदलते गए। तो इस प्रकार जिन शब्दों में क्रिया और कर्ता या फिर वचन, लिंग के अनुसार कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको हम अव्यय कहते हैं।
अब हम जानेंगे कि क्रिया विशेषणों का पद परिचय देते समय किन निम्नलिखित पहलुओं पर हमें जानकारी देनी होगी। तो सबसे पहले उसके भेद। क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, दिशावाचक और रीतिवाचक। ठीक है, इनको हमने पहले भी पढ़ा है कारकों के समय पे, या फिर पिछली कक्षाओं में भी इनके भेदों को अच्छे से जाना होगा और इनके उपभेद बताए जाएंगे। किस क्रिया का विशेष्य है वो, मतलब किस क्रिया के लिए वो विशेषण है, ये भी हम निर्देश करेंगे। जैसे मैंने गाया, तो गाया इस क्रिया का विशेष्य था, ये भी हम बताए समझते हैं। वीणा रोज सवेरे धीरे धीरे टहलती है। अब यहाँ पर रोज सवेरे धीरे धीरे, ये जो 4 शब्द हैं, पहले हमें ये देखना है ये चारों के चारों क्रिया विशेषण हैं। तो अब क्रिया विशेषण पद का किस प्रकार से परिचय करेंगे देखेंगे। अब इसमें से पहले लेंगे रोज सवेरे। रोज सवेरे एक क्रिया विशेषण है, सीधी सी बात है। क्रिया का विशेषण क्यों है? टहलना क्रिया है। अब हम बता रहे हैं कि कब टहलती है, कैसे टहलती है। तो कब और कैसे, ये दोनों क्या हो गए? क्रिया विशेषण हो गए। ठीक है ना, जो क्रिया की विशेषता को बताएं वो क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर रोज सवेरे क्रिया विशेषण है। अब कैसा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब भाई कालवाचक क्यों है? क्योंकि किसी समय का निर्देश कर रहा है। कब घूमती है? सवेरे घूमती है। तो सवेरे कोई समय का सूचक है, इसीलिए कालवाचक है। काल अर्थात समय। अब कौन सी क्रिया का विशेषण है? टहलती इस क्रिया का विशेषण है ना। कितना आसान, सिर्फ हमने 3 चीज देखी कि सबसे पहले ये क्रिया विशेषण है, दूसरा क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, उपभेद कह लीजिए, और किस क्रिया का ये विशेषण है। ऐसे ही अब धीरे धीरे पे आते हैं। धीरे धीरे भी टहलने का ही क्रिया विशेषण है। तो सिंपल सी बात, ये भी एक क्रिया विशेषण है। और कैसा क्रिया विशेषण है? जो किसी की रीति बता रहा है, तरीका बता रहा है। तेज तेज चलती है, धीरे धीरे टहलती है, जोर जोर से रोती है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, और टहलती है क्रिया की विशेषता ये बता रहे हैं। तो अब तक हमें क्रिया विशेषण को पहचानना शायद आसान लगने लगा होगा। इसके अलावा एक और उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है, जल्दी चलो वरना गाड़ी छूट जाएगी। तो जो ग्रीन है वो क्या है? क्रिया का विशेषण है। अब जल्दी शब्द का क्रिया विशेषण, वो जल्दी शब्द की विशेषता क्या है, पद परिचय क्या है कि ये क्रिया विशेषण है। और कैसा है? जल्दी, धीरे, ये सब क्या है? समय सूचक है। क्योंकि अब ये समय सूचक क्यों है? जल्दी भी हो सकता था, पर यहाँ ये समय सूचक क्यों है? क्योंकि बता रहा है कि अगर हम इस समय नहीं पहुँचे तो गाड़ी छूट जाएगी, इसीलिए ये समय सूचक है। तो इस तरह की बातों को हमें ध्यान रखना है। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो भी शब्द आ रहा है किसी की विशेषता बताने के लिए, क्रिया की विशेषता बताने के लिए, वो किस परिप्रेक्ष्य में आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, तो वो वैसा ही होगा। तो समय सूचक है। और कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहा है ये? चलो। देखो 2 क्रियाएं थी इसमें, चलो भी था और छूट जाएगी भी था। बट छूट जाएगी से पहले कोई क्रिया विशेषण नहीं था, तो ये उस क्रिया से कोई ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि ये कौन सी क्रिया का विशेषण है? चलो इस क्रिया का विशेषण है। अब हम आगे देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कैसे होते हैं, उनका परिचय कैसे दिया जाता है। इनको हम योजक शब्द भी कहते हैं, जो 2 शब्दों को जोड़ने का, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय बोधक का पद परिचय देते समय हम इन पहलुओं पर जानकारी देंगे। सबसे पहले भेद, और, या, तथा, लेकिन, ये होते हैं इसके भेद। यही शब्दों को जोड़ते हैं। समुच्चय मतलब जो जोड़े। 2 तरह के होते थे, हमने जब पढ़ा था रचना के आधार पर वाक्य के भेद में, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो ये समानाधिकरण है जो 2 को जोड़ने का, योजक का काम करते हैं। इसके भेद बताएंगे और ये बताएंगे कि संयुक्त शब्द है या कौन सा वाक्य है। ऑब्वियस सी बात है, जब 2 वाक्य जुड़ेंगे तो संयुक्त वाक्य ही होगा। उदाहरण से समझते हैं। सीमा और राहुल भाई बहन हैं। अब यहाँ पर और शब्द का परिचय देना है आपको। सिंपल सी बात है, इसने सीमा और राहुल को जोड़ा। राहुल, सीमा, ये 2 पद थे, इनके बीच में जोड़ने वाला था और, तो ये एक योजक शब्द हो गया। सिंपल सी बात है, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है ये। अब कैसा अव्यय है ये? उसमें भी समानाधिकरण है। अभी मैंने बोला ना, समानाधिकरण और व्याधिकरण। व्याधिकरण वो जो ऐसे होते हैं जो मिश्र वाक्यों में लगते हैं। हमें बस ये याद रखना है कि अगर आपको लग रहा है संयुक्त वाला है तो हम समानाधिकरण बोल देंगे, और अगर मिश्र वाला है तो व्याधिकरण बोल देंगे। तो चलिए जानते हैं कि अब जो और है, और क्या क्या हो सकता है। समानाधिकरण योजक है,
सीमा और राहुल शब्दों को मिला रहा है। तो अव्यय शब्दों का परिचय फिर भी लघु होगा। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि एक अव्यय है, वो भी कैसा अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर उसके बाद हम उसके योजक का जो भिन्नता है वो बता देंगे कि वो समानाधिकरण है या व्याधिकरण है। अब अगले उदाहरण में देखते हैं, सभी लड़कियां खाती हैं जबकि पल्लवी बचाती है। अब ये जबकि शब्द जो है, जो हरे से लिखा हुआ है, इसका हम परिचय देंगे। तो हमें सबसे पहले आँख बंद करके क्या लिखना है कि एक समुच्चय बोधक अव्यय है। उसके बाद अब ये योजक कैसा है, समानाधिकरण नहीं है, क्योंकि जबकि हम मिश्र में यूज़ करते थे, तो ये एक व्याधिकरण योजक है। और सभी लड़कियां खाती हैं तथा पल्लवी बचाती है, इन दो वाक्यों को ये मिला रहा है। तो बहुत ही आसान है समुच्चय बोधक अव्ययों का परिचय देना। सबसे पहले हम उसे लिख देंगे कि ये समुच्चय बोधक अव्यय है, और वो भी कौन से होते हैं, वो जो कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तीसरा उदाहरण देखेंगे, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। अब यहाँ पर या शब्द जो है वो क्या है, एक समुच्चय बोधक अव्यय है। और अब ये या कैसा है, योजक तो है। अब इसको हम समानाधिकरण या फिर व्याधिकरण क्यों नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो हम इसको समानाधिकरण योजक भी लिख देंगे। और इसका तीसरा परिचय क्या लिखेंगे कि चाय लेंगे और कॉफ़ी, इन दो शब्दों को ये मिला रहा है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि समुच्चय बोधक अव्ययों का परिचय कैसे देते हैं। अब हम अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं अपने, कि संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं उनका परिचय कैसे देंगे। संबंध मतलब जो दो लोगों के बीच के संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या भेद होते हैं, ऊपर, नीचे, पीछे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, ये सब क्या है, ठीक है, ये सब संबंध है। कि कार के अंदर रख दो तो कार से संबंध हो गया, घर के ऊपर तो घर से संबंध हो गया, छत के नीचे तो इससे, मतलब जहाँ संबंध है इन शब्दों से दिखता है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, पद, पदबंधों और वाक्यांशों से संबंध का निर्देश बताते हैं। अब इसमें पद क्या है, जो कोई भी एक पर्टिकुलर पद है उसको पद बोलेंगे। पदबंध किसको कहते हैं, कुछ वाक्यों के एक समूह को। उदाहरण से समझेंगे, हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है। अब यहाँ पर के पीछे जो है हमें क्लियर पता चल रहा है, विद्यालय से संबंध बता रहा है, तो हमें इसका परिचय देना है। तो संबंध बोधक अव्यय है, सबसे पहले यही लिखेंगे। अब ये कैसा है, संबंध बोधक भी है तो कैसा है, स्थानवाचक है, क्योंकि ये किसी स्थान का निर्देश कर रहा है कि वहाँ जाओगे तो ये मिलेगा, तो स्थानवाचक हो गया। और किस संबंध, किससे संबंध जोड़ रहा है, विद्यालय का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ रहा है। अब हमें सिर्फ संबंधवाचक में ये ध्यान रखना है कि वो कौन से वाचक हैं, वो हमें पहचानना सीखना है। अगर किसी स्थान से रिलेटेड है तो स्थानवाचक है, किसी समय से रिलेटेड होंगे तो कालवाचक होंगे, और किसी जगह से रिलेटेड किसी रीति से रिलेटेड होंगे तो रीतिवाचक होंगे। दूसरे उदाहरण से समझते हैं, चोट के कारण राहुल खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अब ये के कारण जो है ये भी संबंध है ना, राहुल क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा, क्योंकि उसे चोट है, तो ये संबंध हो गया। तो संबंधवाचक शब्द हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया। कैसा संबंध है ये, कारण बोधक है, कारण सूचक है। बोधक भी कह सकते हैं, सूचक भी कह सकते हैं। कारण क्यों, क्योंकि उसने ये कारण बताया कि राहुल जो खड़ नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा, उसका कारण क्या है, तो ये कारण सूचक हो गया। और किसका संबंध जोड़ रहा है, ये चोट का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ऐसा इसमें ना रटने की ज़रूरत नहीं है कि कारण सूचक कौन सा होता है, जिस भी पर्टिकुलर चीज़ से संबंधित आपको वो शब्द लगे बस वो लिख दो। जैसे आपने लिख दिया संबंध बोधक तो कारण सूचक अव्यय हो गया। अब अगला समझते हैं, विस्मयादि बोधक, ये अंतिम पड़ाव है। विस्मयादि बोधक का परिचय देते समय क्या ध्यान रखना है, उसके भेद क्या क्या होते हैं। हम विस्मय कहते हैं अपने भावों को प्रकट करना, तो भाव कौन कौन से होते हैं, शोक, विस्मय, हमने जो रस पढ़े हैं सारे आ सकते हैं वो, घृणा, आश्चर्य आदि भाव। रस के 9 भाव, 11 के 11 भाव यहाँ पे विस्मय में आ सकते हैं। और इनको हम किन शब्दों से करते हैं, अरे, ओहो, हाय, शाबाश, वाह, ये सब जो हैं ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। इनके उपभेद बताएंगे और इनका सूचक भाव बताएंगे कि किसकी सूचना दे रहे हैं, शोक की सूचना दे रहे हैं या दुख की सूचना दे रहे हैं या फिर घृणा की। जैसे उदाहरण है, शाबाश, बिट्टू ने तो कमाल कर दिया। समझिए आ गया, शाबाश मतलब प्रसन्नता सूचक है। तो ये एक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब देखो हमने इसको बड़ा करने के लिए 2 तरह से लिख दिया। हम चाहते तो सीधा लिख सकते थे विस्मयादि बोधक अव्यय, पर नहीं, ये समझदारी है और ये स्मार्ट वर्क है।
हम उसको बड़ा करके लिखेंगे। सबसे पहले लिख दिया अव्यय, फिर अव्यय का भी उपभेद लिख दिया क्योंकि अव्यय बहुत सारे हैं, अभी हमने पढ़े हैं। क्रिया विशेषण है, विस्मयादि बोधक है, समुच्चय संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, तो उसमें लिख दिया विस्मयादि बोधक अव्यय। और तीसरा किसका सूचक है भैया? हर्ष का सूचक है, प्रसन्नता का सूचक है। दूसरा है हाय, बाढ़ ने तो सब कुछ डुबो दिया। जब डूब भी गया तो दुखी है ना, तो अव्यय है, विस्मयादि बोधक है और शोक सूचक है ना? कितना सरल। अब लेते हैं अंतिम उदाहरण। अरे ये क्या किया, तो ये अब अरे ये क्या किया, अरे हम क्या कहते हैं? आश्चर्य में कहते हैं। अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है और वो भी कैसा है? आश्चर्य सूचक है। वाह, ये भी खूब रही। तो अब ये वाह कैसा है? प्रसन्नता सूचक है, हर्ष सूचक है। अब हम बस इसमें ये याद रखेंगे आश्चर्य, प्रसन्नता, इन शब्दों के लिए और कौन कौन से शब्द, पर्यायवाची शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं, जिससे कि हमारे पास उदाहरण को एक्सप्लेन करते समय खूब बड़ी डिक्शनरी हो, शब्दकोश हो। तो ये भी एक अव्यय भी है, विस्मयादि बोधक अव्यय भी है, प्रसन्नता सूचक लिख सकते हैं, हर्ष सूचक लिख सकते हैं। या फिर आप बताइए और क्या हो सकता है इसमें? एक शब्द बताइए मुझे, फटाफट पर्यायवाची सोचिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। यस, आनंद सूचक। इसी के साथ यहाँ पद परिचय समाप्त होता है। अग्रिम वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।